हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। इस सीरीज में हम ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं क्योंकि ये 9th वीडियो है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंडेक्स के ये कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। केस स्टडी मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक आज का प्लान में है कि कवर करेंगे, राइट। और ये हमारा 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। 10th वीडियो में इन 4 को लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इन टॉपिक्स के बारे में जो एंड में आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर 3rd पेपर में मैंने बिगिनिंग में ही आपको ये बात बता दी थी फर्स्ट वीडियो की शुरुआत करते वक्त कि इस पेपर में ना क्वेश्चन बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं। हम वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए, कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 10 मार्कर के क्वेश्चन को पार्ट्स में कर देते हैं, 4+6 या फिर 3+3+4 ऐसा भी हो जाता है, 5+5। तो ऐसे में वो फिर क्योंकि 5 मार्कर में तो छोटा टॉपिक वो दे ही सकते हैं, तो किसी भी टॉपिक को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप मेंटली रेडी रहिए इस पेपर में कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, काफ़ी कम पूछा गया है, लेकिन मैंने मार्क किया है क्योंकि 1-2 बार मुझे नज़र आ रहा था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिए। बाकी जनरल टॉपिक हैं, ये तो पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसके लिए भी हमें कोई खास टेंशन वाली बात है नहीं। तो आइए हम बहुत स्पीड में चलेंगे इस वीडियो में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले टॉपिक्स ये हैं नहीं, क्योंकि जनरली भी आप जानते हैं। आ जाते हैं, हमें आना है पेज नंबर 56 पे। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और हम अपने टॉपिक पे पहुँच जाएंगे। ये सब हमने कर लिया था, करेक्ट। हम केस स्टडी मेथड से शुरू करेंगे। केस स्टडी मेथड क्या है? आपको पता है कि केस स्टडी मेथड में हम डिटेल में स्टडी करते हैं किसी भी केस को, किसी भी टॉपिक को। वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई ग्रुप हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कोई जगह हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जिस पर हम अपनी केस की स्टडी करते हैं। वो हमारा केस बन जाता है, फिर उस पर हम स्टडी करते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच होती है जिसमें इन डेप्थ में जाते हैं, डिटेल एग्जामिनेशन होता है हर एक इंडिविजुअल का, ग्रुप का, इवेंट का, सिचुएशन, जो भी चीज़ पर हम बना रहे हैं केस अपना। ये साइकोलॉजी में वाइडली यूज होने वाली चीज़ है। और केस स्टडी मेथड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक सिंगल मेथड नहीं है, ये अपने अंदर कई सारे मेथड्स को कलेक्ट किए हुए हैं। केस स्टडी कभी सिंगल मेथड होती ही नहीं है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं। केस स्टडी मेथड का पर्पस क्या होता है कि हम इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर सकें। जिससे कई बार क्या होता है, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर होते हैं, वो कोई डिटेलिंग लेना चाहते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए ये इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड रहता है केस स्टडी। किसी रेयर फिनोमेना का एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी बारीक सी चीज़ पर डिटेल में सर्च करें, तो उसकी भी केस स्टडी है। अब ये अलग बात है कि वो चीज़ हमें बहुत छोटी या बारीक लग रही है, मगर जब उस पर रिसर्च करेंगे तो फिर उसके बाद बड़ी दिखनी शुरू होगी वो, कि वो कितनी बड़ी है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। केस स्टडीज़ की हेल्प से हम नई थ्योरीज और हाइपोथेसिस भी क्रिएट करते हैं। कुछ नया थॉट क्रिएट होकर आता है, फिर वो एक रूल की तरह से भी नज़र आ सकता है, तो वो भी केस स्टडी में होता है। क्लिनिकल सेटिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो अपने क्लाइंट को एज केस लेते हैं, मतलब उनके लिए वो केस होता है, उस केस पर वो वर्क करते हैं। उस केस पे वर्क करके फाइनल किसी डिसीजन पे वो पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करते हैं और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस का यूज़ करते हैं। केस स्टडी एजुकेशनल टूल की तरह भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में भी क्या होता है, कई बार हमारे पास CWSN हो सकते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो स्लो लर्नर हैं या उनको डिसेबिलिटी है कोई लर्निंग से रिलेटेड। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम या तो क्लिनिकल लेवल पर, नहीं तो एजुकेशनल लेवल में, स्कूल लेवल पर भी उनकी केस स्टडी करके हम डेटा फाइंड आउट करते हैं। डेवलपमेंटल पैटर्न को समझने में भी यूज़ होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है केस स्टडी, ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और बड़ी चीज़ों पर वर्क करती है। तो जब कोई चीज़ कितने समय में कितना बदली है, ये भी ट्रैक करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकती है। केस स्टडीज़ कई सारे टाइप की हो सकती है, बेस्ड ऑन हमारी नीड क्या है। वैसे कुछ नाम यहाँ पर हैं, लेकिन आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ में समराइज भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज़ वो होती हैं कि जैसे अ केस डिस्क्राइबिंग हाउ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म नेविगेट्स अ मेन स्ट्रीम स्कूल एनवायरनमेंट। तो किसी इवेंट और सिचुएशन को डिटेल में, टू मेक द अनफेमिलियर मोर फेमिलियर। कोई चीज़ हमें शुरू, मैंने कहा ना जब हमने अभी ये बात की थी कि कोई चीज़ बहुत ही छोटी या बारीक होती है, पर जब उस पर वर्क करते हैं तो वो हमें बड़ी फिर दिखने लगती है। तो बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो वो इलस्ट्रेटिव या डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी हो जाती है। ऐसा कोई भी केस जिसमें हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ्यूचर रिसर्च कर रहे हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी हो जाएगी। मतलब डेफिनेटली उसके बाद हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, शुरू में हमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम कुछ एक्सप्लोर करके ही निकलेंगे।
एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी ये ऐसी होती है जहाँ जो आपको किसी भी एक पॉइंट के मल्टीपल नॉलेज वाले पॉइंट्स देती है। वो ज़्यादातर एक्सप्लेनेटरी होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ में डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पहले वर्क करते हैं और उसके बाद उसके बहुत सारे आंसर्स देते हैं, मतलब आंसर्स देने वाली जो होती है वो एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी होती है। इंट्रिंसिक केस स्टडी होती है, वो क्या होती है, जस्ट सब्जेक्ट itself is of interest, studied not go generalize but to understand the particular case deeply, studying a unique event with extraordinary memory abilities। हम किसी भी एक चीज़ पर जब ऐसे वर्क करते हैं कि उसके इंटरनल पूरे कॉजेस पे चले जाते हैं, उस इंडिविजुअल पे वर्क करते हैं, तो वो इंट्रिंसिक केस स्टडी कहलाती है। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, अगर आपको नाम ना याद रह जाएं, क्योंकि ऐसा होगा, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको नाम याद नहीं रह जाएंगे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल्स को देते हुए एक पैराग्राफ में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे केस स्टडी के टाइप्स के बारे में नहीं पूछा जाता है, तो आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कुछ भी और ऐड कर सकते हैं केस स्टडी मेथड में। हमने यहाँ पे थोड़ा टाइप मेंशन कर दिया है। मल्टीपल केस स्टडीज हो सकती है, जैसे कई बार हम एक चीज़ पर वर्क करते हैं लेकिन उसके संग वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो अपने आप में सब टॉपिक्स बन जाते हैं, तो उनको जब हम साथ में जोड़ते हैं तो वो कलेक्टिव और मल्टीपल केस स्टडी हो जाते हैं। तो केस स्टडी मेथड जो है अपने आप में बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए, आप चाहें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जोड़ सकते हैं, है ना, इसके एडवांटेजेस लिमिटेशन इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं अपने आंसर को। इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड ये एक ऐसा टॉपिक है जो MPC 24 में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। सेकेंड ईयर का तो ये ऐसा पॉपुलर टॉपिक है कि क्लिनिकल के हर पेपर में, काउंसलिंग के हर पेपर में ही मिलता है। फिलहाल हम तो फर्स्ट ईयर में ही है तो हम यही बात करते हैं अभी। इंटरव्यू मेथड इज अ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक इन विच इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड थ्रू डायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द रिस्पॉन्डेंट। इंटरव्यू के बारे में पढ़ने से ज़्यादा आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया ही होगा इंटरव्यू कभी ना कभी की। जब इंटरव्यू होता है तो उसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चंस को पूछता है और इंटरव्यूई जो होता है वो आंसर्स देता है। इंटरव्यू कई तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जहाँ पे प्री प्लान्ड होते हैं क्वेश्चन और उनको फिक्स्ड ऑर्डर में पूछा जाता है, जैसे आकाशवाणी पे कोई इंटरव्यू आ रहा है या फिर टीवी पे कोई इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चन कई बार प्री डिसाइडेड होते हैं। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो लिमिटेड ऑप्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक ऑप्शंस के लिए लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अगर डायग्नोस्टिक इंटरव्यू यूजिंग सेट क्राइटेरिया लाइक DSM-5, अगर हम डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रख रहे हैं कोई, तो उसमें उसके लिमिटेशन के अंदर ही बात करेगा ना, वो उसके बाहर की बात नहीं करेगा। ये आप तब बेहतर समझेंगे इस लाइन को जब सेकेंडरी में आएंगे। फिलहाल इस एग्जाम्पल से बेहतर एग्जाम्पल दूसरा हो सकता है कि जैसे मैंने अभी टीवी एग्जाम्पल वाला बताया आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हमने किसी एक्टर को इन्वाइट किया है अपने शो में, तो वो मूवी से रिलेटेड या उसकी रिसेंट मूवी जो आने वाली है या जो उसके शो का कॉन्टेक्स्ट है वो उसी से रिलेटेड बात करेगा, वहाँ वो पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, है ना। कर सकता है वो लेकिन वो वहाँ नहीं करेगा क्योंकि वो उसमें वो एक स्ट्रक्चर्ड है, वो एक वेल प्लान्ड चीज़ें हैं, तो वो एग्जाम्पल बेटर हो जाएगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेलिंग में कर सकते हैं, डेप्थ में जा सकते हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड के बीच का होता है, और आजकल सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल में होते हैं, ये वाले। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल होता है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऐसा लगेगा दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी यूज़ होते हैं एज अ टूल। ऐसा नहीं कि अनस्ट्रक्चर्ड यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट की क्या नीड है, हमारे उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से जब हम करते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड का भी हम यूज़ कर लेते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू बेसिकली स्पेशली क्लिनिकल के लिए होते हैं, मतलब क्लिनिकल सेटिंग में जब हम इंटरव्यू प्लान करते हैं वहाँ पे हम इनमें से कोई भी टाइप रख सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन आयर वो क्लिनिकल हो जाता है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, जब मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को यूज़ किया जाता है एक जगह पर किसी एक यूनानिमस, या तो यूनानिमस भी नहीं कह सकते, किसी एक टॉपिक पर बात करने के लिए, है ना। जैसे आपने पॉलिटिकल में देखा है ना, वो स्क्रीन पे एक मेन लीड दिख रही होती है, उसके चारों तरफ बॉक्सेस में आपको कई सारे पार्टी के लोग दिख रहे होते हैं, तो वो होता है एग्जाम्पल फोकस ग्रुप इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड के एग्जाम्पल क्या है कि रिच और डिटेल्ड डेटा देता है हमें, काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्वेश्चन कैसे पूछना चाह रहे हैं, डीपर है, लाइटर लेवल है, अपने तरीके से कर सकते हैं। पर्सनल इंगेजमेंट होता है, जब हम किसी के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उससे बातचीत हो पाती है अच्छे से, तो फेस टू फेस रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। नॉन वर्बल क्यूज़ का भी यूज़ होता है, हम किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो नॉट जस्ट उसकी बातें बट उसके और भी बॉडी पॉस्चर हो गया, उसका बात करने का तरीका है, टोन, वॉइस, ये सब चीज़ों को भी नोटिस करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन वर्बल क्यूज़, ठीक है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में हेल्प करते हैं। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो ऑन स्पॉट क्लियर हो जाती है,
यानी जो भी डेटा हमें मिल रहा है ना, अगर हमने किसी से रिटर्न में लिया है तो हम उसे पढ़ेंगे बाद में। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम उस पर्सन के पास वापस नहीं जा सकते, लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा, हमें इमीडिएट क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि वो आई डिड नॉट गेट योर पॉइंट, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, तो हम एक्सप्लेन भी करेगा। ये इलिटरेट और स्पेशल पॉपुलेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जो लोग लिख नहीं पाते वो बोल तो सकते ही हैं, तो उनके लिए बहुत सही रहता है। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इंटरव्यू मेथड के? हाँ, ऑफ कोर्स एक टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली पड़ता है। अगर आप ऐसे देखें, टाइम तो वाकई बहुत करता है, क्योंकि मैं भी कई बार काफ़ी चीज़ों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। इंटरव्यूअर बायस, इंटरव्यूअर की टोन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल ओपिनियन, ये सब भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, इंटरव्यू के रिस्पॉन्सेज को। लैक ऑफ एनोनिमिटी, द प्रेजेंस ऑफ द इंटरव्यूअर मे कॉज रिस्पॉन्डेंट टू गिव सोशली डिजायरेबल आंसर। अगर इंटरव्यू देने वाले को ये लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइप की बात को पसंद नहीं करेगा, तो चाहे वो उसका पॉइंट हो भी क्यों ना, वो नहीं बोलेगा सोच के, तो ऐसा भी हो सकता है। सब्जेक्टिविटी हो सकती है इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बोलते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा सोचने के लिए भी डायमेंशंस बन जाती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, फाइंडिंग फ्रॉम स्मॉलर क्वालिटेटिव सैम्पल में नॉट रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन। हमने एक पर्सन से इंटरव्यू में जो भी डेटा गैदर किया है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर एक पर्सन ऐसा आया था हमारे पास तो सभी ऐसे होते होंगे। कई बार हमें जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो इनकन्सिस्टेंट भी होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में खास तौर से। आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने डिफरेंट तरीके से आंसर दिया, अगली बार डिफरेंट हो गया, तो कंसिस्टेंसी बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इंटरव्यू मैथड एक पावरफुल टूल है वैसे तो, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और फ्लेक्सिबल है, इसमें हम काफ़ी सारा डेटा ले सकते हैं, प्लस माइनस के साथ साथ कुल मिला के ये इंटरव्यू मेथड हो जाता है। एक टॉपिक है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनालिटी को मेजर करने की टर्म्स में अगर हम देखें तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्या है। पहले तो इस बात को ही समझ लीजिए, अगर आ गया ना एग्जाम में ये टॉपिक तो फिर आपको बात ही समझ नहीं आएगी, तो फिर कैसे समझेंगे। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है क्या, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, अभी हम पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट होती है तो इस बात पर डिबेट चलती है कि इस पर्टिकुलर XYZ चीज़ में नेचर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्चर का रोल ज़्यादा है, यानी हेरिडिटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एनवायरनमेंट ने अपना रोल ज़्यादा प्ले किया है। कभी भी किसी रिजल्ट पे तो हम पहुंचे नहीं है, तो नेवर एंडिंग डिबेट है। तो लास्ट में क्या हो जाता है कि दोनों का ही रोल इंपॉर्टेंट है। अब हम जो बात करें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, जेनेटिक इनहेरिटेंस और एनवायरमेंटल फैक्टर की, वो पर्सनैलिटी को मेजर करने में अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, वो डिबेट यहाँ पे कैसे काम करती है पर्सनैलिटी को मेजर करने में, पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने में। गॉट इट? अब पढ़िए, अब समझ पाएंगे आप इसे। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट सेंटर्स अराउंड द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये हम बात कर ही चुके हैं, ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी। इन द फील्ड ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी ये जो डिबेट है ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। नेचर यानी बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। नेचर रेफर्स टू द हेरिडिटरी एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी। जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है वो हमारे कई सारे ट्रेट्स को हमें पहले से ही देता है, मतलब हमारे अंदर जो कई सारे ट्रेट्स आते हैं उनके पीछे जेनेटिक मेकअप होता है, ऐसा कहा जाता है इस डिबेट में। और उसमें कुछ ट्रेट्स की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो ओशियन से लिए गए हैं, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसके अलावा इनके जो एविडेंसेस हैं उनकी भी बात की गई है कि ट्विन एंड अडॉप्शन स्टडीज़ जो है वो इसको सपोर्ट भी करती हैं। काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई थी जिसमें देखा गया था कि अगर एक फैमिली में सिबलिंग्स, मतलब एक बड़ा भाई बहन जो भी है और दूसरा छोटा भाई बहन, उनको जब एक ही एनवायरनमेंट में वो ग्रो हुए और जब उनको अपार्ट कर दिया गया, उनके अलग अलग एनवायरनमेंट कर दिए गए, तो उनकी पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क आया, उनके इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क आया, हर चीज़ पे स्टडी की गई थी। फिर इसके बाद जो ट्विन्स हैं, ट्विन्स पे रिसर्च की गई कि ट्विन्स एक ही एनवायरनमेंट में रखे गए या ट्विन्स अलग अलग एनवायरनमेंट में रखे गए, राइट। तो इस तरीके से कई जितने भी हो सकते हैं, जितने भी ट्विन्स के केसेस हो गए या जो भी हैं, उनको कई जब अलग रखा गया तो उन्होंने सिमिलर, मतलब अलग अलग केसेस में, अब ये तो रिसर्च है प्रॉपर, यहाँ तो हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ट्विन और अडॉप्शन की स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव होती है कि जो ट्विन्स थे उनको जब अलग अलग भी रखा गया तो भी उन्होंने सिमिलर पर्सनैलिटी ट्रेट शो किए। तो ये बात यहाँ पे वेरीफाई हो रही है नेचर के हिसाब से, राइट। बायोलॉजिकल बेसिस भी हैं कुछ पर्सनालिटी मॉडल, जैसे आइजेंक का बायोलॉजिकल थ्योरी जो कहती है, आपको पता ही है कि ये थ्योरी जो है वो बायोलॉजिकल बेसिस को लेकर बनाई गई है। ये भी यही कहती है कि जो ट्रेट्स हैं दे आर लिंक्ड विद ब्रेन स्ट्रक्चर एंड न्यूरोकेमिकल सिस्टम।
Genetic measures advance in genomics allow the study of how specific genes relate to trait measures in personality inventory, जैसे कि बिग 5। तो जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है उसके हिसाब से कई सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है इस डिबेट में। लेकिन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस में कुछ और कहा जाता है। वहाँ ये कहा जाता है कि जो जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके का एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, कल्चर, लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें मिलेंगे, पर्सनैलिटी उससे शेप होती है। और बातें दोनों ही सही हैं, बातें गलत नहीं हैं, दोनों ही सही हैं। तभी तो ये डिबेट आज तक खत्म नहीं हुई। अगर एक की बात कोई सही कह भी देता आज तक तो शायद ही खत्म हो जाती। तो इसमें आप देखिए हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो गए, हमारे कल्चरल सोशल एनवायरनमेंट हो गए, फैमिली स्कूल सोसाइटी, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड असेसमेंट, राइट। तो ये जो भी चीज़ें हैं इनसे भी हमें पता चलता है कि हमारी अपब्रिंगिंग का, हमारी चॉइसेस का, हमारे हम जिनके साथ रहते हैं माइंडसेट का, इन सब चीज़ों का हम पर फ़र्क पड़ता है। तो ये डिबेट हम इस तरीके से लिखेंगे। पर्सनालिटी मेजरमेंट में इसका इम्प्लीकेशन क्या है, अभी हम उस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, हमने तो केवल डिबेट की बात करी है पर्सनालिटी मेजरमेंट में। फिर क्या इम्प्लीकेशन होता है, देखिए जैसे ये कहते हैं कि जो ट्रेट बेस्ड टेस्ट हैं, ट्रेट बेस्ड टेस्ट हो गए, दे कैप्चर स्टेबल डिस्पोजिशन ऑफ्टन एट्रीब्यूटेड टू बोथ हेरिडिटी एंड लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट। जो यहाँ पे देखिए ऐसे समझिएगा कि पहले ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम पर्सनालिटी का मेजरमेंट करते हैं तो जब हम ट्रेट बेस्ड टेस्ट बनाते हैं, जो बने हुए हैं, I'm so sorry, ट्रेट बेस्ड टेस्ट जैसे बिग 5 इन्वेंट्री हो गया, वो दोनों को सपोर्ट करता है, ऐसा ये कह रहे हैं। ये बताते हैं हम यहाँ पे कि वो दोनों को सपोर्ट करता है, वो हेरिडिटरी को भी सपोर्ट करता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को भी सपोर्ट करता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं वो लाइफ एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हमने अपने चाइल्डहुड में देखा वो उतना सपोर्ट नहीं करते नेचर को, वो नर्चर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और बिहेवियरल असेसमेंट जो होते हैं दे एम्फेसाइज लर्न बिहेवियर, हैबिट एंड सिचुएशनल, तो ये भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो नेचर नर्चर दोनों ही चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, और ज़्यादातर में तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन माना गया है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये मैंने आपको शुरू में भी बोला था, तो ये इस वीडियो के लिए आप यहाँ तक इसलिए भी आए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, मतलब हमने रीइंफोर्समेंट तो दिया लेकिन हमने उसका सिस्टम कैसे बनाया, राइट। जैसे आप पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाते हैं, राइट, उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हैं कि हम ऐसा 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 करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सिस्टम में चलती हैं। अगर रीइंफोर्समेंट को भी प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो वो सिस्टम में चलेगा, मतलब उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये लगातार दिए जाएँ या रोक रोक कर दिए जाएँ। रीइंफोर्समेंट है ना, आप किसी को लगातार देते रहिए और आप किसी को रुक रुक कर दीजिए गैप ले लेके। तो दो ही तरीके के रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स होते हैं। स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में भी इनका जिक्र है, क्योंकि कंडीशनिंग से ही निकल के यहाँ पे आया है रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है, कि पर डिपेंड करेगा कि हमें रिस्पॉन्स कैसे चाहिए। अगर हमें इमीडिएट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो हम हो सकता है हम कंटिन्यूस देने लगे, राइट। कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट के अंदर हम समझेंगे कि इंटरमिटेंट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो एक ही टाइप का होता है, इसी के बारे में समझेंगे। इंटरमिटेंट होते हैं 4 टाइप के, तो इनको समझेंगे क्या होते हैं ये। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में होता क्या है, एवरी टाइम द डिजायर्ड बिहेवियर अकर्स इट इज रीइंफोर्स्ड, उसी को हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। इसमें कोई टाइम गैप की लिमिटेशन नहीं है। जब भी हमें जो बिहेवियर चाहिए, हमने मान लीजिए छोटे बच्चे को कोई अच्छी हैबिट सिखाई, अब जब भी वो ऐसा कर रहा है हम उसको दे रहे हैं, तो वो कंटिन्यूएशन में है कि जब जब उसने किया तब तक हमने रीइंफोर्समेंट दिया। ये हो गया कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे दिया एवरी टाइम अ डॉग इज गिविंग अ डॉग अ ट्रीट एवरी टाइम इट सिट्स ऑन कमांड, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। अब आते हैं इंटरमिटेंट की तरफ, इंटरमिटेंट की तरफ। इंटरमिटेंट का मतलब होता है पार्शियल, यानी रुक रुक के देना, ठीक है। अब रुक रुक के हम कैसे दे सकते हैं रीइंफोर्समेंट, इसमें हमारे कुछ तरीके हैं। एक है फिक्स्ड रेशियो, एक है वेरिएबल रेशियो। ये बनता है 2 तरीकों के, एक तो होता है रेशियो, एक होता है इंटरवल, ठीक है। अब रेशियो का क्या मतलब है, इंटरवल का क्या मतलब है। रेशियो का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कोई भी काम जो है वो कितना किस तरीके से हो रहा है। जब हम रीइंफोर्समेंट ऐसे दें कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारी बात मान तो रहा है, हमारा कहना मान तो रहा है, लेकिन कम से कम ये 3 बार करे ऐसा, तब हम इसको देंगे। अब जब हमने ऐसा डिसाइड कर लिया तो वो फिक्स्ड रेशियो कहलाता है, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट का टाइप। ऐसे में हम क्या करते हैं, अ फैक्ट्री वर्कर इज पेड फॉर एवरी 10 टाइम्स प्रोड्यूस्ड, 10 आइटम्स प्रोड्यूस्ड, राइट।
तो ऐसा इसमें क्या होता है, हाई रेट्स हमें मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पर्सन को भी पता है कि मैं जब इतनी बार करूँगा तभी मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये इसका इफ़ेक्ट अच्छा रहता है। वेरिएबल रेशियो में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट अकर्स एंड आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। लेकिन मज़े की बात क्या है, इसमें रिज़ल्ट और अच्छा आ जाता है। जब आपको ये नहीं पता, जब आपको पता है कि आपको हर 3 बार के बाद कुछ मिलेगा रिवॉर्ड, तो आप पहली दूसरी बार में थोड़ा लेज़ी हो सकते हो, तीसरी बार तक आते-आते आप एक्टिव हो जाओगे। लेकिन आपको पता नहीं हो सकता, आपको पहले के ही बाद मिल जाए, हो सकता है दूसरे के बाद मिल जाए, हो सकता है 4 तक ना मिले। तो वेट आप इस उम्मीद में करते रहोगे, पर अपना परफ़ॉर्म अच्छा करते रहोगे। तो वेरिएबल रेशियो का मतलब हो गया जहाँ पर हमने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ हमारे फिक्स नहीं है, कभी भी मिल सकता है। तो ऐसे में हम उसको कहते हैं वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ओके, ठीक है। फिर है फिक्स्ड इंटरवल। अब मैंने कहा था रेशियो और इंटरवल 2 की बात करेंगे। फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है, हमने टाइम डिसाइड कर लिया। एक में हमने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे दिया, एक में हमने टाइम। तो एक बार हमने फिक्स्ड इंटरवल में हमने डिसाइड कर लिया इतने ही टाइम में देंगे, और एक बार हमें पता नहीं, हम कभी भी किसी भी टाइम में दे सकते हैं। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा कि किसको वीकली पे चेक मिलेगा, जैसे मंथली सैलरी होती है ना, तो हम सब लोग सैलरी की फर्स्ट वीक में बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पता है सैलरी आने वाली है, सैलरी मिल गई है। तो रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसे में क्या होता है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स कुछ गलत मिलता है, पर यहाँ पे पर्सन थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। वेरिएबल इंटरवल में क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज गिवन फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर वेरिंग टाइम इंटरवल्स। अब नहीं पता कि जो आज रिवॉर्ड मिला है वो कितने ट्रायल के बाद मिलेगा, पर इसमें हम ट्रायल नहीं देखेंगे, इसमें टाइम को करेंगे। चीज़ें वही हैं, उसका तरीका हमने बदल दिया। ये डिसीजन लेने वाले पर है कि वो ट्रायल के सेंस में देख रहा है, टाइम के सेंस में देख रहा है। क्योंकि हो सकता है एक दिन में ही 4 बार ट्रायल हो रहे हों, ये भी तो हो सकता है। अगर हम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की बात करें तो कोई एक्शन ऐसा हो सकता है जो हम एक दिन में 4 बार काउंट कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है महीनों में चलेगा। तो टाइम और वो उस पर्सन डिसाइड करेगा। तो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में क्या होगा, रीइंफोर्समेंट इज गिवन फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर वेरिंग टाइम इंटरवल्स। ओके, जैसे हम किसी ईमेल को चेक करते हैं, आप लोग करते हैं ना इग्नू के ईमेल को, जो आते ही नहीं है आपके पास में, तो वो अनप्रिडिक्टेबल टाइम पर कभी आ जाता है कंफर्मेशन मेल, वैसा एक चीज़ है। कंपैरिजन टेबल को एक बार आप देख सकते हैं, इससे और थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बातें सब वही हैं, बस मैंने लिख दिया है। कॉन्टिन्यूस में आपने एक टाइप हो गया, कॉन्टिन्यूस जो है वो एक टाइप हो गया, और बाकी के जो ये 4 हैं वो दूसरे टाइप के हो गए। ओके, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये छोटा सी टॉपिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर में थोड़ा क्रूशियल होते हैं मॉडिफाई करने के लिए, लर्निंग के लिए, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन को। ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हमारा लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। पेपर 3 में तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लें, क्योंकि कोई भी टॉपिक कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है, और आई रियली डोंट नो कि पेपर 3 में क्या है। पर खैर जो भी है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने जितना इजी नोट्स में कवर किया है, आपका क्वेश्चन पेपर इसी में से आएगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।